अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरीशु पर नजर। मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के अवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी। अदालतों की खबर भी आपको देंगे। जुर्म कहानी सुनाएंगे। शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे। हम बात करेंगे अपनी बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों के हवाले से हम बताते चलें कि पीटीआई का नया कप्तान आ चुका है। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार नामजद हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत भी जारी है। कायद नून लीग नवाज शरीफ अदालत में मौजूद है। और इसके अलावा अगर आपको बताते चले पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो पाकिस्तान की मईशत एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बनना शुरू हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि पीटीआई का नया कप्तान आ चुका है। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इंतखाबात से बाहर करे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। आम इंतखाबात के लिए पीटीआई का अबूरी सेटअप भी लाएंगे। इसके साथ साथ सीनियर नायब सदर पीटीआई शेर अफजल मरवत ने खुद को बतौर चेयरमैन नामजद करने का दावा भी किया था। तो अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई का नया कप्तान आ गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इंतखाबात से बाहर करे। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद, और इसके अलावा हमारे साथ आईपीपी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले फयाजुल हसन चौहान का रुख करते हैं, उनसे बात करते हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चौहान साहब, बड़े बड़े नाम सामने थे लेकिन वो रह गए। कुरा बैरिस्टर गौहर अली के नाम का निकला। गौहर अली को नामजद करने की वजह क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो ये है कि ये जो अबूरी चेयरमैन का लफ्ज इन्होंने इजाद किया है या प्रेजेंट किया है पब्लिक के सामने, वो इलेक्शन कमीशन उसको कम से कम एक्सेप्ट नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन के पास प्रॉपर चेयरमैन प्रेसिडेंट जो होता है, कंप्लीट प्रेसिडेंट, कंप्लीट चेयरमैन, बाइख्तियार चेयरमैन, बाइख्तियार प्रेसिडेंट, उसको जनाब आपने इलेक्शन की सूरत में जनाब प्रेजेंट करना होता है इंटर पार्टी इलेक्शन में। एक तो ये मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकली और लीगली जनाब ये गलत टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज लाई साहब और अली मोहम्मद खान साहब, इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। ये ठीक है जेल के अंदर है इनमें से दो बुजुर्ग, लेकिन इनको सजा याफ्ता तो नहीं है ये। और दुनिया के अंदर आपको सैकड़ों मिसालें मिलेंगी कि लीडर जनाब वो जेलों के अंदर रह के जनाब वो इलेक्शन लड़ते भी हैं और लीड भी करते हैं जनाब अपनी तहरीक को और अपने इलेक्शन को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ और चौधरी परवेज लाई साहब के साथ, कि जो लीगली राइट रखते थे एज अ वाइस चेयरमैन, एज अ प्रेसिडेंट, के उनको जनाब अपनी जगह सक्सेसर के तौर पे जनाब नॉमिनेट किया जाता। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पर हम खबर से अपडेट करते चले कि नवाज शरीफ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। फैसला आ चुका है कि नवाज शरीफ जो हैं वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। समाअत थी आज, और जिसमें अब ये फैसला आया है कि जो नवाज शरीफ है वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत थी आज, जिसमें नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद अब ये फैसला सामने आया है कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। एवन फील्ड रेफरेंसेस और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में इनकी सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी थी, जिसके बाद आपको बताते चले कि फैसला सामने आ चुका है कि नवाज शरीफ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। और 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और फ्लैगशिप रेफरेंस की भी आज ही समाअत है। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है कि एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी थी, जिसके बाद फैसला सामने आ चुका है कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और जिसके बाद नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जो कि केस की समाअत कर रहा था और उसमें नवाज शरीफ को रेफरेंसेस में बरी कर दिया गया है, बाइज्जत बरी किया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ जो कायद नून लीग है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश हुए, जहां पर एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस के सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी थी, जिसमें यह फैसला सामने आया है कि नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस और इसके अलावा अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और नैब उसके खिलाफ बरीयत के खिलाफ नैब ने अपील वापस भी ले ली है और नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ सामने आ चुका है, एक के बाद एक रिलीफ सामने आ रहा है। कायद नून लीग के लिए नवाज शरीफ को सबसे बड़ा रिलीफ मिल गया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी थी, जिसमें नैब की जानिब से जो अपीलें थी उसको भी वापस ले लिया गया है और फैसला सामने आ चुका है जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जो कि केस की समाअत कर रहा था और जिसमें नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ है, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। केस का फैसला सामने आ चुका है जिसमें जो कि एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस का केस था, उसके बाद नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नियो के रिपोर्टर तौसीफ अब्बासी, बताइएगा, बाइज्जत बरी कर दिया गया है नवाज शरीफ को, अब तो कोई हर्डल नहीं रही इनके आगे। जी, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि आज अदालत आलिया में चीफ जस्टिस के रूबरू नैब के कौंसल ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब एवनफील्ड रेफरेंस समेत फ्लैगशिप रेफरेंस जो है उसकी अपीलों के खिलाफ अपीलों की जो है के ख़िलाफ़ जो अपील थी वो जो है वापस ले रही है और अदालत ने नैब कौंसल की तरफ से अपनी अपील वापस लेने की बुनियाद पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को इन दोनों रेफरेंसेस में बरी करार दे दिया है। कबल अज़ीं नवाज शरीफ के वकील मियां परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे जो गुज़श्ता 2 दिनों से उनके दलाइल 2 समातों से जारी थे। इब्तिदा में आज के दिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इस्तग़ासा है उसको ये साबित कर रहा है कि जो शरीक जुर्म जो इसको रेफरेंस में लोग ज़ाहिर किए गए थे वो उनका जो है उनकी ज़िम्मेदारी जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पे थी। अदालत अगर शरीक जुर्म जो अफराद हैं उनको उनकी बरीत का हतमी फ़ैसला दे चुकी है तो नवाज शरीफ की हद तक ये मुमकिन नहीं है कि इस्तग़ासा ये साबित नहीं कर सका कि ये तमाम जो अफराद थे जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी और साहबजादे शामिल थे कि वो उनकी ज़ेर कफ़ालत थे। फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के कौंसल्स ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त तक नैब ने अपने रेफरेंस में कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लगाया जिससे ये साबित होता हो कि ये तमाम जो इसके रेफरेंस के दीगर फ़रीक़ैन हैं उनका जो है उनकी वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के ज़ेर कफ़ालत थे, जबकि ये साबित करना भी इस्तग़ासा की ज़िम्मेदारियों में शामिल था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के कौंसल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए जिसके बाद अदालत के रूबरू नैब के कौंसल पेश हुए और नैब के कौंसल ने प्रोसिक्यूटर ने यहाँ के अदालत को बताया कि नैब फ्लैगशिप रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में अपनी जो अपीलें हैं वो वापस लेती है, जिसकी बुनियाद पर अदालत आलिया ने आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को इन दोनों केसेस में बाइज्जत बरी करार दे दिया है। जी अच्छा, तौसीफ अब्बासी, ये बताइएगा कि अब इसके बाद क्या किया जाएगा? जो उनकी सज़ा थी उसको भी कलअदम करार दे दिया गया और अब वो जो आम इंतखाबात होंगे उसमें लड़ सकेंगे? जी, ये मरहलावार ये कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। आज इब्तिदाई तौर पर नैब ने अपना मौक़िफ़ अपना स्टैंड जो था, जो रेफरेंसेस थे वो वापस ले लिया है। इसके बाद जो सज़ाएँ थी वो ऑटोमेटिकली जो इन रेफरेंसेस में उन पर सज़ाएँ लगाएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद है, नियो के नुमाइंदे जो कि कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। ज़ीशान सैयद, आप अदालत में ही मौजूद हैं, ज़रा समाअत का अहवाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए आज के दिन दो बड़े जो रिलीफ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल गए हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया और एहतसाब अदालत के 2018 के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। इससे पहले भी इसी एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया था, और जबकि दूसरा जो एहतसाब अदालत ने 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया था, नेब ने उस केस को चैलेंज किया था और आज नेब ने वो अपीलें वापस ले ली। नेब की जानिब से कहा गया कि हम उस केस को नहीं लड़ना चाहते। तो नवाज शरीफ को दो रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, और जो कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस है उस पर अभी समाअत जो है वो आइंदा तारीख को मुकर्रर होगी। ताहम ये दो रेफरेंसेस थे। नवाज शरीफ आज अदालत के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुना दिया, जिसके बाद जो नवाज शरीफ थे कमरे अदालत से वो रवाना हो गए। ताहम ये दो बड़ी रेफरेंस, ठीक है, दो बड़े अहम रेफरेंसेस थे, एवन फील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस, जिसमें नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और इससे पहले मरियम सफदर और कैप्टन सफदर को भी इसी केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। और 2018 का जो फैसला था नवाज शरीफ के खिलाफ उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। जी ज़ीशान सैयद कंटिन्यू कीजिएगा, एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से बताइएगा कि बेसिकली रेफरेंस क्या था और किस वजह से इस पर सजा दी गई थी। यहाँ पर अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ है, और बड़ा रिलीफ ये है कि नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस और नैब फ्लैगशिप रेफरेंसेस के हवाले से आज बरी कर दिया गया है। नैब ने अपीलों को वापस ले लिया। बात कर लेते हैं, तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ अब्बासी, बताइए कि एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से बताइएगा और नैब फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से भी जरा नाज़रीन को बताइएगा। जी, ये जो एवन फील्ड रेफरेंस था ये बरतानिया में कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी मलकियत का दावा दायर किया था कि ये प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ की मलकियत हैं और उनके साहबजादों और साहबजादी की मलकियत हैं। जबकि नैब अपने इस रेफरेंस में नैब ने अपने रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया था कि ये इनकी जो ख़रीदारी है वो किन ज़राए से की गई है वो साबित करनी थी नैब ने। और नैब ने यह भी कहा था कि ये आमदन से ज़ायद असासों से आमदन से ज़ायद जो है असासे हैं जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने डिक्लेयर किए हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में। आज जब नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो है अदालत आलिया के सामने पेश हुए तो उन्होंने बताया कि हम अपनी ये जो अपीलें हैं ये वापस लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर अदालत आलिया की तरफ से एक बड़ा रिलीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को मिल चुका है, जिसमें दो बड़े रेफरेंसेस, जिसमें फ्लैगशिप रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस है, इन दोनों में उनको बाइज्जत बरी करार दिया गया है। अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस का मामला भी बाकी है, उसके ऊपर नवाज शरीफ के वकील अपने दलाइल जारी रखेंगे और अदालत आलिया से मुतवक्के जो है वो इसकी अगली समाअत में आइंदा इसका मुस्तक़बिल समझ आएगा। जी ठीक है, आइंदा का मुस्तकबिल अब समझ आएगा। हमारे साथ ही मौजूद है अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से हम अपडेट करते चले कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में बरी कर दिया है। अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा भी कलअदम करार दे दी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपीलें वापस ले ली। नवाज शरीफ को आज अदालत से दो रेफरेंसेस में रिलीफ मिला है। तो एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल और मरीम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। एवन फील्ड रेफरेंस फैसले में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मरीम नवाज के पेश करदा ट्रस्ट डीड को जाली तो करार दे दिया था, लेकिन मरीम नवाज को 7 साल की सजा जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने पर नहीं बल्कि जुर्म में एआनत करने पर सुनाई गई थी। एहतसाब अदालत के फैसले के बाद 13 जुलाई 2018 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया था। और आज जब इन केसेस की समाअत हुई है एवन फील्ड रेफरेंस और इसके अलावा नैब फ्लैगशिप रेफरेंस की, तो उसमें अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कायद नून लीग है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और नैब ने भी अपीलों को वापस ले लिया है। तो आपको बताते चले कि बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि नवाज शरीफ को मिल चुका है
और उस रिलीफ के तहत नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस और नैब फ्लैगशिप रेफरेंस में बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और नैब की जानिब से अपीलों को वापस ले लिया गया, क्योंकि जब नैब ने अपीलें दायर की थी उसके बाद केस चला था। अब नैब की जानिब से जब अपीलों को वापस ले लिया गया तो अदालत की जानिब से बड़ा रिलीफ दे दिया गया और केस को खत्म करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। और 2018 की जो सजा दी गई थी उसको भी सजा को कल अदम करार दे दिया गया है। तो बहुत बड़ा रिलीफ है। कायद नून लीग के लिए रास्ते मजीद खुलना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर और मरियम नवाज को भी अदालत की जानिब से इसी रेफरेंस में, एवन फील्ड रेफरेंस में ही यहां पर रिलीफ मिला था। और इसके बाद अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपीलें वापस ले ली हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो सूरत हाल ये है कि अहम खबर आपको बताते चले कि नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ है। नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस और नैब फ्लैगशिप रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में बरी कर दिया। अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार देती है। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। तौसीफ अब्बासी साथ हैं। तौसीफ अब्बासी, बताइएगा, इनको रिलीफ दे दिया गया है, इसके बाद क्या जब अदालत से बाहर निकले नवाज शरीफ तो क्या मीडिया से कोई बात की या किसी सहाफी से या किसी बात का कोई जवाब दिया क्या नवाज शरीफ की जानिब से? जी, कोई मीडिया ने से गुफ्तगू नहीं कर सके। वो सिक्योरिटी हिसार में थे और फिर वो उसी तरीके से अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से रवाना हुए हैं। आज की समाअत से नायब के कौंसल जो प्रोसिक्यूटर थे उनके मौक़िफ़ से ये साबित हो चुका है कि नायब इससे पहले जो है सियासी बुनियादों पर इल्ज़ाम तराशी करता आया है और यही वो इल्ज़ाम तराशियाँ थी जिससे जमहूरी हुकूमतें यहाँ पर ख़त्म होती रही हैं। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, 2 दहाई अक्सरियत रखने वाले प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, तौसीफ अब्बासी, बताइएगा कि एवन फील्ड रेफरेंस में और फ्लैगशिप रेफरेंस में तो नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस अभी रहता है, उसकी समाअत कब होगी और उस हवाले से क्या कहा गया है? जी, उसकी समाअत अभी तय होनी है। आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद अभी इन चैम्बर उसकी समाअत दी जाएगी। कोर्ट रूम में बताई नहीं गई। थोड़ी देर तक उसकी समाअत की डेट जो है वो कंफर्म कर देगा अदालती अमला, जिससे हमें आइंदा की समाअत का हवाल पता चलेगा। आज नायब जो अदालत आलिया है उसके जजेस ने अपना फ़ैसला पढ़ के सुनाया। उसके बाद जजेस उसके अपने चैम्बर्स में चले गए हैं और आइंदा की समाअत जो है वो थोड़ी देर तक, कुछ समाअतों के बाद अदालती अमले के तवस्सुत से उसका तफसील पता चल सकेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि अब इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, इसके बाद आगे का लाहे अमल क्या होगा? ये केस आगे चलेगा जिसमें अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के कौंसल्स अभी यहाँ पे पेश होंगे। वो उस पर भी अपना जो है अपने दलाइल जारी रखेंगे, जिसके बाद लामाला नायब का मौक़िफ़ सामने आएगा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, जिसके बाद अदालत किसी फ़ैसले पे पहुँचेगी और उसके बाद जो है नवाज शरीफ हतमी तौर पर आइंदा जो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है उसमें इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेंगे। जी ठीक है, तौसीफ अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल चुका है और रिलीफ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस अपार्टमेंट्स में बरी कर दिया है। इसके अलावा नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंसेस की भी आज समाअत की, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा को भी कलअदम करार दे दिया गया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपीलें भी वापस ले ली। नवाज शरीफ को आज अदालत से 2 रेफरेंसेस में ये बड़े रिलीफ मिले हैं और नवाज शरीफ की जानिब से आपको बताते चले कि उनकी तरफ से खुशी का इज़हार किया गया जब वो कोर्ट रूम से बाहर आए। मनाजिर हैं, देखे जा सकते हैं, जब वो अदालत से बाहर निकले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो वो बहुत खुश थे और उनके साथ इसहाक डार भी हैं, मरीम औरंगज़ेब भी हैं और बाकी जो सियासी रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे। सिक्योरिटी हिसार में उनको बाहर लाया गया है। ये देखा जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोर्ट रूम से हाथ हिलाते हुए बाहर निकल रहे हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को 10 साल की और मरीम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। एवन फील्ड रेफरेंस फैसले में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मरीम नवाज की पेशी को ट्रस्ट डीड को जाली करार दे दिया था, लेकिन मरीम नवाज को 7 साल की सजा जाली
ट्रस्ट डीड जमा कराने पर नहीं बल्कि जुर्म एनत करने पर सुनाई गई थी। वकास अब्रेज हमारे साथ हैं, माहिर कानून, उनसे बात करते हैं। वकास अब्रेज, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वकास साहब बताइएगा, नवाज शरीफ को तो रिलीफ मिल चुका है एवनफील्ड रेफरेंस में और फ्लैगशिप रेफरेंस में, इससे पहले मरीम नवाज को और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी रिलीफ मिल चुका था, तो अब क्या नवाज शरीफ के लिए रास्ते खुल चुके हैं और अब आगे का लाहे अमल क्या हो सकता है? देखिए, हमारे मुल्क का जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस चीज की गमाज़े कासियां तर्जुमानी करता है कि जिस भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के हालात फेवरेबल हों, अदालतों में डिसीजन भी फेवरेबल ही आते हैं। 2017 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हालात थे तो अदालतों के जो फैसले थे वो भी इनके खिलाफ थे। खान साहब के साथ थे हालात, तो उस वक्त जो फैसले थे वो खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सादिक और अमीन का टाइटल भी दे दिया गया, जिसका कानूनी तौर पे कोई जवाब ही मौजूद नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तमाम की तमाम चीजें जो है वो फेवरेबल थी नवाज शरीफ साहब को। एट द सेम टाइम अगर हम इन केसेस को उठाकर देखें, जो फ्लैगशिप रेफरेंस में तो वैसे ही इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था जज जशीर मलिक की तरफ से, उसमें नैब जो थी वो उसने अपील फाइल की थी, और एट द सेम टाइम जो दूसरा केस जज जशीर मलिक ने डिसाइड किया था 7 साल जिसमें सजा दी थी अल अजीजिया में, और 10 साल सजा दी थी एवनफील्ड केस के अंदर जज मोहम्मद बशीर ने नैब की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों केसेस लागर थे, कमजोर थे, और प्रोसिक्यूशन जो थी फेल टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड द रीजनेबल शेडो ऑफ डाउट्स एंड सस्पेक्ट्स। तो इस तरह की चीजें नहीं थी, और फिर लास्टली यही बात हमारे जहानों को ऊपर नक्श करती है कि हमारे मुल्क में जो भी शख्स जो है वो पॉलिटिकली जिसकी हवा चल पड़ती है, फिर अदालतों में कहीं ना कहीं जो फैसले भी उसके आती है। तो मुझे ये लगता है कि आगे अब चूंकि इन केसेस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं पार्टी, बिल्कुल अभी तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, पीछे जो अल अजीजिया स्टील मिल्स का रह गया उसमें देखना है कि क्या बनता है। हमारे साथ ही रहेगा वकास अब्रेज, माहिर कानून है हमारे साथ। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि नवाज शरीफ जब अदालत से बाहर निकले तो सबसे पहले नवाज शरीफ की जानिब से अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और अल्लाह ताला ने आज मुझे सुरखरू कर दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। उन्होंने क्या कहा था आपको भी दिखाते हैं। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया है। शुक्र मालिक का उधर से ये सर दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? मलिक साहब ने बता गए वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ ये उनकी गुफ्तगू थी जो कि मुलाहिजा कि उन्होंने कहा कि अल अजीजिया स्टील मिल्स का रेफरेंस भी अल्लाह पर छोड़ा है, ये रेफरेंस भी अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। वकास अब्रेज हमारे साथ है, माहिर कानून। वकास अब्रेज बताइएगा, आप बात कर रहे थे एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से कि उनकी जो सजा के खिलाफ अपीलें थी वो समाअत हुई और उसके ऊपर आज बड़ा रिलीफ मिला है अदालत की जानिब से कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? और जो केस इनका अभी पेंडिंग है उस केस की मैं जरूर बात करूंगा कि वो जज अरशद मलिक ने डिसाइड किया था। जज अरशद मलिक की जो वीडियोस आई थी उन वीडियोस के बाद ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाती हैं। उस केस के अंदर भी बहुत सारे डेंट्स आ चुके हैं, शकूक व शुबहात आ चुके हैं, और जितने भी क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं यहाँ पे सारी चीजें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स डेंट एंड सस्पेक्ट ही प्रूव करनी पड़ती हैं। मरियम नवाज साहबा की तरफ से वो वीडियो जो थी वो जारी कर दी गई प्रेस रिलीज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और एट द सेम टाइम वही हमने देखा कि उस केस के अंदर जज अरशद मलिक जो थे कहीं ना कहीं चीज का इजहार कर रहे थे कि एक केस के अंदर तो मैंने बरी कर दिया फ्लैगशिप में, दूसरे केस में मेरे हाथ बंधे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो अल्टीमेटली जब इतने ज्यादा शकूक व शुबहात आ जाएंगे तो कल कला मैं ये बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स तो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये चीज एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवर द नाइट्स जो है नवाज शरीफ साहब उस केस के अंदर भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जब बाइज्जत बरी हो जाएंगे देन ही विल बी फिट टू बी चेयरमैन ऑफ हिज पार्टी। वो अपनी पार्टी को लीड भी करेंगे एक लीगल चेयरमैन के तौर पे, एक डिजोरो चेयरमैन के तौर पर। एट द सेम टाइम जो चैम गोइयां या क्या सराइयां गुज़िश्ता 4-5 हफ्तों से हम सुन रहे थे कि वो पाकिस्तान के जो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने आए हैं और हालात जो है उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, शायद ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंटेक्टेड हो जाएं, वो एक्टिवेटेड हो जाएं और ये सारी की सारी चीजें हकीकत का रूप धार लें।
अच्छा वकास सबरेज, अब कानूनी लिहाज से आप, क्योंकि माहिर कानून बेहतर बता सकते हैं, कानूनी लिहाज से क्या पेचीदगियां रह गई हैं नवाज शरीफ के इलेक्शन में लीड करने के लिए? मतलब कि वो इलेक्शन एज ए कायद नून लीग लड़े, एज ए पार्टी चेयरमैन लड़े, तो अब आपको क्या लगता है, क्या लजीजिया स्टील में इसका सिर्फ रेफरेंस रह गया या अभी कोई और भी पेचीदगियां हैं? 3 बड़े केसेस थे, जब पनामा में डाला और हकामा में निकाला, उसके बाद 3 बड़े रेफरेंसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाकर भेजे थे और नैब ने ट्राई किए थे, और ये 3 रेफरेंसेस में एक फ्लैगशिप रेफरेंस में तो इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। दूसरे जो 2 रेफरेंसेस थे जिसमें सर दूसरे के बरी कर दिया गया। अब जो उनका एक रेफरेंस रहता है अल अजीजिया केस, उसमें 7 साल की सजा है, और जज अरशद मलिक महरूम की जो वो कंट्रोवर्शियल वीडियोस थी, वो जो उस केस के अंदर डाउट्स आए, डेंट्स आए, सस्पेक्ट्स आए, उसके बाद जो है आपकी ना हकीकत के मद्देनजर रखते हुए बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, और खास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी हालात वाक़यात अगर उसको सामने रखा जाए, इट बिकम्स क्वाइट क्लियर इन दिस रिगार्ड के नवाज शरीफ साहब अल अजीजिया केस के अंदर भी बाइज्जत बरी होने जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो पार्टी के चेयरमैन भी बनेंगे, चूंकि इसके अलावा उनकी कहीं पे भी कोई कन्विक्शन एग्जिस्ट नहीं करती सो फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टी के फिर चेयरमैन भी बनेंगे, और एट द सेम टाइम जो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर रहे थे या एक रस्मी गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे सहाफियों के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे रिलीफ दिया, और नेक्स्ट केस के अंदर भी पुरअज़म नजर आए कि अल अजीजिया के अंदर भी उनको रिलीफ मिलेगा। और मैं भी ये बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है आज आपको ये पिटीशन कर रहा हूँ, जो कि हालात जिस भी पॉलिटिकल। ठीक है, अच्छा वकास सबरेज आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया रहनुमा नून लीग अस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद है। अस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अस्मा साहिबा, आज तक खुशी का दिन है, 2 केसेस पे बरी हो गए हैं नवाज शरीफ, क्या कहेंगी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो परवरदिगार का लाख दफ़ा करोड़ दफ़ा शुक्र है उसका कि ये इंसाफ जो मियाँ साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, ये गो थोड़ा लेट मिला लेकिन मिल गया। और ये जिस तरह के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए थे मियाँ साहब के ऊपर, खास तौर पे ये एवन फील्ड के हवाले से, एवन फील्ड कभी भी किसी भी वक्त में मियाँ नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी नहीं रहा, और ये इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स जो चीजें हमने दी उस वक्त, चूंकि प्रोग्राम और प्लान यही था कि मियाँ साहब को सजा देनी थी हर सूरत हाल में, ना ये असासा मियाँ साहब के नाम पे था, और आमदन से जायद जो है वो उसका केस बनाया गया कि ये बात समझिए, करप्शन का केस नहीं था, आमदन से जायद असासों का केस था, जिसके ऊपर पिछली दफा भी चीफ जस्टिस सामन फारूक साहब ने कहा कि आमदन से जायद असासे जो है वो फिर करप्शन नहीं थी, तो आमदन से जायद असासों का केस बन ही नहीं सकता। चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ था, लेकिन उनका ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि बाकायदा लगता ये था कि सिर्फ और सिर्फ सजा देना मकसूद था, तो वो सजा दी गई। और अच्छा होता अगर अदलिया इस बदनुमा फैसले को खुद दुरुस्त कर लेती, लेकिन हमें जो है वो अदालतों से इंसाफ मांगने के लिए अदालतों में जाना पड़ रहा है। हम जा रहे हैं जी, और अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह के घर देर होता है अंधेर नहीं होता। अच्छा अस्मा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जस्टिस साहब, आज नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया एवन फील्ड रेफरेंस में और नैब फ्लैगशिप रेफरेंस में, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसा फैसला आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो कोर्ट ने बरी किया है, ठीक है, और लेकिन जो नैब की तरफ से जो विड्रॉ की गई है अपील बरीयत के खिलाफ, उसमें चूंकि वो तो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, तो उसमें कुछ मुहरकात हो सकते हैं, उसकी वजूहत हो सकती हैं, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कुछ शुबात पैदा हो सकते हैं। हर सूरत जो नतीजा है उसका यही है कि अब नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना अब आसान हो गया, क्योंकि वो बरी हो गए, और मेरे ख्याल में शायद एक ही केस रह गया उनके खिलाफ, अल अजीजा, बाकी तो सब खत्म हो गए। तो देखिए क्या होता है आइंदा। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। अस्मा बुखारी का रुख करते हैं। अस्मा साहिबा, बताइएगा कि अब जो एक केस रह गया अल अजीजिया स्टील मिल्स का, उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इसमें इंसाफ मिल सकेगा? देखिए, पहले तो मैं जो शाइक साहब फरमा रहे थे, मेरी गुजारिश है कि फ्लैगशिप के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया था उस वक्त, जरा आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त केस के अंदर बिल्कुल ही कुछ मौजूद नहीं था कि उनको मियां साहब को उस वक्त, जब बहुत प्लान था कि मियां साहब को राह से हटाना है और ये फ्लैगशिप का केस उस वक्त बनाया गया था, तो उस वक्त भी मेरिट के ऊपर मियां साहब को जो है इस केस से बरी किया गया था। तो वो अपील आज नैब ने जो है वो वापस लेने की बात की, और जज साहब ने कहा कि इस स्टेज पे अपील वापस नहीं हो सकती, और उसमें भी उनको बरी किया गया। तो ये मेरिट के ऊपर जो है ये हुआ, इसके ऊपर कोई आईब्रोज वगैरह उठने की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल अजीजिया के हवाले से, अल अजीजिया का भी अभी केस खुलेगा तो आप जरा इसके फैक्ट्स देख के हैरान रह जाएगी पूरी कौम, जिस तरह से एवन फील्ड के अंदर किस तरह से कैलिब्री फॉन्ट के ऊपर
या कतरी खत का एक मजाक बनाया गया, मियां साहब की, मरीम नवाज साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद था रॉबर्ट हेडले जो एक्सपर्ट है, जिसकी गवाही खुद प्रोसिक्यूशन ने दिलवाई थी। उसने कहा कि ये फॉन्ट जो है ये 2005 में अवेलेबल था, और कतरी खत के हवाले से वो फैमिली कहती रह गई कि हमें आप जो है वीडियो लिंक पे हमारा बयान ले लें, उनका बयान नहीं लिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एवन फील्ड में नजर आई। इसी तरह आपको लजीजिया में नजर आएंगी कि हमने कहा कि लजीजिया की जो सारी मशीनरी है वो दुबई जो है वो पोर्ट से वो गई, अबू धाबी पोर्ट का जो है वो लेटर लगा कर कह दिया गया कि यहाँ से कोई जो है वो चीजें बाहर ही नहीं गई। सो ये बहुत सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारे जो एक साजिश मियां साहब के खिलाफ बुनी गई थी, अब उसको जो है वो हकायक कौम के सामने आने का वक्त हो गया है। और अल्लाह पाक जो है वो जब मियां साहब ने अपना इंसाफ अल्लाह पाक पे छोड़ा था, फिर अल्लाह पाक जब इंसाफ करते हैं फिर ऐसा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। जस्टिस साहब बताइएगा, जैसे कहा गया असमा बुखारी की जानिब से कि कैलिब्री फॉन्ट वाले की बात उन्होंने की गई कि 2005 में कहा गया था कि उनके पास मौजूद था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आमदन से जायद असासों का बेसिकली ये केस था, करप्शन का केस नहीं था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये केसेस बन सकते थे कि केसेस बनते ही नहीं थे, इसे फ्रेम किया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। नैब एक मुल्क का एक अदारा है जिसका काम यह है कि वो करप्शन के खिलाफ जाए। हो सकता है कि उससे गलती भी हो सकती है, और ये तो नहीं कि वो गलती नहीं हो सकती। नैब कोई कोर्ट तो नहीं है, नैब तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और फिर वो रेफरेंस फाइल करते हैं। तो बात सूरत इसमें वो, लेकिन चूंकि जिस तरह से हुआ है कि पहले वो बरी हो गए थे, उसके बरियत के खिलाफ उन्होंने अपील फाइल की थी, तो अब उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो अब ये अगर वो चलने देते अपील को, और अपील उनकी वो डिसमिस हो जाती, वो तो फिर ठीक था, फिर तो उसमें कोई किसी किस्म का डाउट नहीं था। पाकिस्तान में सबसे पहले बात करेंगे बड़े केस की। तो नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में बरी कर दिया है। अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बेकलदम करार दे दी। फ्लैगशिप रेफरेंस की बात की जाए तो उसमें नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपील ही वापस ले ली। नवाज शरीफ को आज अदालत से 2 रेफरेंसेस में रिलीफ मिल चुका है। तो आपको बताते चले कि नवाज शरीफ को 2 बड़े रिलीफ मिल चुके हैं। नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस और इसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस में रिलीफ मिल चुका है, और नैब ने अपीलें वापस ले ली हैं। नवाज शरीफ को आज अदालत से 2 रेफरेंसेस में रिलीफ मिला और बाइज्जत बरी कर दिया गया। ज़ीशान सैयद साथ हैं। ज़ीशान सैयद बताइएगा, अल अज़ीज़िया के हवाले से भी अभी क्या समाअत चल रही है, और दोनों बाकी केसेस में तो नैब की जानिब से अपीलों को वापस ले लिया गया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये 2 अपीलें थी। एक एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और नवाज शरीफ को बरी कर दिया, जबकि दूसरा जो अपील है फ्लैगशिप रेफरेंस, उसमें एहतसाब अदालत ने 2018 में नवाज शरीफ को बरी किया था और नैब ने उस फैसले को चैलेंज किया था। आज नैब ने वो अपील जिसमें बरीयत को चैलेंज किया गया था, वो अपील वापस ले लिया और अदालत ने उसको वो इस्तदा जो थी वो मंजूर कर ली। अल अज़ीज़िया के हवाले से अल अज़ीज़िया की अपील जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी गुज़श्ता दिनों, लेकिन उस पर अदालत ने ये डिसाइड किया था कि एवन फील्ड अपार्टमेंट का पहले फैसला करेंगे, उसके बाद अल अज़ीज़िया पे। तो अब अल अज़ीज़िया जो है, अल अज़ीज़िया की न आज समाअत हुई, और आइंदा जब वो आइंदा समाअत ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी तब अल अज़ीज़िया के ऊपर समाअत होगी। आज जो समाअत थी वो 2 रेफरेंसेस की हद तक थी। एवन फील्ड अपार्टमेंट जिसमें नवाज शरीफ को 2018 में पहली बार जुलाई में जेल जाना पड़ा, जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर भी उनके साथ जेल में गए थे, उनको सजा हुई थी। और उसके बाद जो है वो मरियम नवाज को भी इसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी किया था, और आज नवाज शरीफ को भी बरी कर दिया। ताहम चूंकि नेब की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच फैसला कर चुके और हमने उस फैसले को चैलेंज नहीं किया, तो लिहाजा वो फाइनल जजमेंट है, उसी पे फैसला करे। अब जब नेब ने उस फैसले को चैलेंज नहीं किया और इस केस के 2 शरीक मुल्ज़िमान बरी हो गए, तो उस पर भी आज अदालत ने उसी बुनियाद के ऊपर, उसी फैसले के ऊपर नवाज शरीफ को भी बरी कर दिया। जबकि फ्लैगशिप की हद तक जो अपील दायर थी नेब की जानिब से, वो जब उन्होंने वापस
थे तो अदालत ने उनकी वो दरख्वास्त भी निपटा दी और इस हवाले से नवाज शरीफ को आज 2 बड़े रिलीफ जो है वो मिल गए। अब एक रेफरेंस जो पनामा से रिलेटेड ये भी है, अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस, इसमें भी नवाज शरीफ को सजा हुई थी। तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब आइंदा किसी भी तारीख पे वो मुकर्रर करके तो उस पर समाअत होगी और नवाज शरीफ उसमें पेश होंगे। जी ठीक है, तो अब उसमें समाअत कब होगी ये बताइएगा और उसका फैसला कब तक आ जाएगा, और उसमें क्या लगता है कि क्या उसमें भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा नवाज शरीफ को? देखिए, ऑन फील्ड रेफरेंस में 3 मुल्जिमान थे, शरीक मुल्जिमान थे, तीनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और नैब ने अपने हाथ जो है वो वाज़ेह तौर पे खड़े कर दिए अदालत के सामने। अब एक रेफरेंस जो अल अजीज़ा स्टील मिल रेफरेंस है, वो इम्कान ये है कि आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो भी समाअत के लिए मुकर्रर करे। और बज़ाहिर तो यूँ भी लग रहा है कि जिस तरह नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस में और फ्लैगशिप रेफरेंस में अपने हाथ खड़े किए, तो अल अजीज़ा स्टील मिल रेफरेंस में भी नैब वही करेगी जो इन्होंने पहले किया। और दूसरा ये कि जब नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था और उनकी वापसी हुई, तो उस पर भी नैब ने कहा कि हमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, नवाज शरीफ को बेशक जो है वो अदालत जमानत दे दे। तो रिलीफ तब से उनको मिल रहा है। अब जब समाती होगी, नैब जो आज जिस तरह इस एवन फील्ड और फ्लैगशिप की कहानी चली हाई कोर्ट में और जिस तरह नैब ने हाथ खड़ी के, तो इम्कान ये है कि अल अजीजिया में भी पहले या दूसरे समाअत में उसमें भी नैब इसी तरह हाथ खड़ी करेंगे, तो नवाज शरीफ को उस केस की बरीयत जो है वो भी, इसके भी कवी इम्कानात है। जी ठीक है, कभी इम्कानात है। और यहाँ पर नाज़रीन को बताते चले कि नवाज शरीफ को 2 केसेस में रिलीफ मिल चुका है और ये मनाजिर है, देखे जा भी सकते हैं। ज़िशान सैयद साथ हैं। ज़िशान सैयद, आप अदालत में मौजूद थे जब इसका फैसला भी सुनाया गया, तो उसके बाद नवाज शरीफ के साथ वहाँ पर कौन कौन से रहनुमा मौजूद थे और उनका क्या कहना था? किसी ने बात की मीडिया से, किसी ने किसी बात का जवाब दिया, और तासुरात कैसे थे उनके? देखिए, जो माजी की समातों में नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा कारकुनान, वकला और क़यादत जो है वो हाई कोर्ट में पेश आते रहे, लेकिन आज की समात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी प्लान कुछ बहुत वाज़ेह कर दिए थे। नवाज शरीफ के साथ इसहाक डार, मरियम नवाज, परवेज़ रशीद और राजा जफरुल हक और कुछ और जो क़यादत थे उनको आने की इजाज़त थी। बाकी नवाज शरीफ की क़यादत या वकला को जो है वो जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक था उनको कमरे अदालत में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि लिमिटेड लोगों को आज कमरे अदालत में जाने की इजाज़त थी। पहले ये, दूसरा ये कि जब समाअत शुरू हुई, तकरीबन ये 1.5-2 घंटे की समाअत थी और उसके बाद जब अदालत ने ये फैसला सुना दिया तो नवाज शरीफ जो है वो बड़े मुतमईन नजर आ रहे थे और उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उस मीडिया टॉक में भी उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था कि हम सुरखरू होंगे और आज हम सुरखरू हुए, हमारे खिलाफ जाली केसेस थे जो खत्म हो गए और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। तो ये जो नवाज शरीफ की आज की जो बॉडी लैंग्वेज थी केसेस के बाद, जब बरीयत के बाद, तो जाहिर है एक बड़ा रिलीफ मिल गया था और वो भी एक नहीं, एक साथ 2 रिलीफ जो है उनको मिल गए। तो बड़ा एक हंसते हुए वो हाई कोर्ट से बाहर निकले और जो कारकुनान थे उनके जो बाहर इंतजार कर रहे थे उनके भी शदीद नारेबाजी थी, जिनके साथ पार्टी की आदत थी उन्होंने वहाँ पे मुबारकबादों का सिलसिला जो है वो जारी रहा और नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान सैयद, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। और आगे बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहा। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 61,500 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा, जिसके बाद मार्केट में मंदी भी देखने में आई। आज मजमूई तौर पर मार्केट में एक वक्त में 1200 पॉइंट्स की कमी भी हुई है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 60,501 की सतह पर बंद हुआ। आपको बताते चले कि कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 61,500 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था और आज मजमूई तौर पर मार्केट में एक वक्त में 1200 पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की गई देखने में आई और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 60,501 की सतह पर बंद हुआ है। बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ है। काशिफ मुनीर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का अहवाल बताइएगा और साथ में ये बताइएगा कि कारोबार तो हो रहा है, आम आदमी के हालात पर इसका क्या असर पड़ेगा और कब पड़ेगा?
जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आज का दिन देखा जाए तो मार्केट का पिछले अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो है मार्केट ने ज़बरदस्त तेज़ी देखी, मार्केट ने रोज़ नए रिकॉर्ड बनाए। आज का भी अगर हम दिन देखें तो मार्केट ने आज एक ज़बरदस्त दिन का आगाज़ किया। रिकॉर्ड मार्केट ने जो है वो 61,500 की सतह को अबूर किया। उसके बाद मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा, मार्केट प्लस भी रही, माइनस भी रही। आज सारा दिन सूरत हाल में क्या रहा, क्यों आज जो है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, या कोई ऐसी वजह थी कि मार्केट जो है वो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मार्केट ने माइनस जो है वो देखा, फिर मार्केट ने रिकवर किया। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है माशी तजिया का स्टॉक की सूरत हाल को समझते हैं शहरियार भट्ट साहब। उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या सरमायाकारों का एतमाद उसी तरह बहाल है, क्या एक दिन की सिंगल डे जो करेक्शन है जिसमें तक हमने एक वक्त में 1200 पॉइंट तक की जो है वो करेक्शन देखी, क्या इस वजह से आने वाले दिनों में मार्केट में कोई मजीद करेक्शन देखने को तो नहीं मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब। शहरियार साहब, ये बताएंगे आज मार्केट ने ज़बरदस्त दिन में आगाज़ लिया, उसके बाद मार्केट माइनस भी गई, फिर मार्केट ने जो है वो रिकवर किया। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड था या कोई आपको बुरी खबरें आई हैं मार्केट में? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा है। आपने देखा कि लास्ट 2 मंथ्स में मार्केट में 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ है। ना सिर्फ ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में किसी स्टॉक मार्केट ने नहीं दी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दे रही है। जब इतने ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाते हैं तो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन के खदशात हमेशा से रहते हैं। और मैं आपको बताते रहूँ आपके नाज़रीन को, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए, किसी भी मार्केट के लिए हेल्दी होता है अगर उसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है या फिर करेक्शन आती है। तो मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और आज मार्केट ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। 61,555 से ऊपर मार्केट चली गई थी। उसके बाद मार्केट में एक स्विंग्स देखे हमने मार्केट में, जब इतने ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाते हैं मार्केट अपने हाई लेवल को टच करती है, हिस्टोरिकली हाई को, तो वहाँ पे टेक्निकली एक रेजिस्टेंस मार्केट शो करती है। तो वहाँ पे स्विंग्स आना एक बहुत एक कुदरती अमल है। यही वजह है कि हमने मार्केट में आज 1200 से ज़ायद पॉइंट के स्विंग्स देखे, अप भी देखा, डाउन भी देखा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बाजार की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजिट बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहा यूएई का। अब कुवैत से भी कोई पॉजिटिव खबरें आती हैं तो वो मार्केट को ड्राइव करेंगे। फर्दर आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बाजार, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है। मार्केट ने पूरी उम्मीदें लगा रखी हैं कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट 100-200 बेसिस पॉइंट नीचे आएगा, जिससे हमारी इंडस्ट्री जिसका पहिया जाम हुआ था वो भी चलने शुरू हो जाएगी और जो पैसा फिक्स इनकम फंड में लगा हुआ था वो भी स्टॉक मार्केट में आएगा। तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट इसी तरह अपना बुल रन कायम रखेगी। जो भी डिप साइड आती हैं, आज भी आपने मार्केट में देखा होगा, मार्केट अगर डिप्स आती थी तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इसी तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम आने वाले दिनों में भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने बात सुनी शहरियार साहब की। उनका कहना यही है कि मार्केट ने बहुत सारी उम्मीदें जो लगाई हुई हैं वो आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें शरह सूद में अगर मुमकिन कमी होती है तो सरमायाकार मजीद सरगर्म नजर आएंगे। इसके अलावा उनका कहना यह है कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जो मुस्बत खबरें आ रही हैं, और उनका कहना यह है कि अगर इस तरह की करेक्शन आती है तो ये मार्केट के लिए परेशानी की बात नहीं बल्कि अच्छी बात यह है कि मार्केट इससे मजीद मजबूत होती है और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट इसमें मजीद बेहतरी आएगी। ठीक है काशिम मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वर्ल्ड स्टैटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। पाकिस्तानी कहते हैं कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया, रोजगार के बेहतर वसाइल न होने से मसाइल बढ़ रहे हैं, मजदूर की आमदन कम और अखराजात ज्यादा है। इस हवाले से अवाम मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क ज़रूर है रहने के लिहाज से, लेकिन इसमें रोज़गार के मौके अगर आवाम को फराम किए जाए ना, आवाम की डेली वेजेस बहुत कम है। आवाम की डेली वेजेस मिनिमम 10,000 तक भी है, तो आप बताएं वो कैसे अपना घर चला सकते हैं। बहुत महंगाई है पाकिस्तान में और बहुत महंगी रिहाइश है, रेजिडेंस है, सारा कुछ खाना पीना सरासर गलत है। पाकिस्तान तो अगर बहुत महंगा तरीन मुल्क है कि अगले इतने बिजली के बिल नहीं पूरे होंगे, तो जो बिजली का बिल पूरा करीदा तो रोटी नहीं होंगी हैगी, तो अगना उतों होर बड़े सारे मसाइल है गया। जिन्हों ने रिपोर्ट ये अगर शाया की उन्होंने ये चाहिए कि आप इतने आके रहन कि उन्होंने पता लगे पाकिस्तान में मसाइल की है। मुल्क में जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से जो है यहाँ तो लोग जी रहे हैं, बस ये बड़ी बात है। हर चीज़ महंगा है, कोई भी चीज़ ऐसा सस्ता नहीं है, हर चीज़ महंगा है। सिर्फ ये है कि जो इंसानियत है ना वो सस्ता बेच रही है। कॉमन पर्सन की इनकम को लेके और पाकिस्तान में जो महंगाई के मामलात हैं, अगर उसका कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता ये सस्ता तरीन है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल देख लें, घी देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ महंगी है। गरीब के रहने के लिए तो ये बिल्कुल सस्ता तरीन नहीं है। हाँ, अमीरों के लिए सस्ता तरीन हो सकता है। पाकिस्तान भाईजान बहुत महंगा मुल्क है, अल्लाह माफ़ करे, इधर बहुत महंगाई है।
गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें लोगों की आमदनी कम होती है और अखराजात ज़्यादा होते हैं। अखराजात इस वजह से ज़्यादा होते हैं कि पहले अगर कोई शख्स कुछ पैसों से जाके अपने महीने भर का राशन लेके आ सकता था, अब वो जो है अपनी पूरी तनख्वाह उसमें लगा लेता है ताकि वो कुछ चीज़ें अपने घर में ला सके, अपने बच्चों के जो पेट है वो भर सके। कराची शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के बाद भी हुकाम को होश न आया। शहर कायद में रवा साल आतिशज़दगी के 1651 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। आतिशज़दगी के मुख्तलिफ वाक़यात में 34 शहरी भी झुलस कर जाँ बाग हो गए, जबकि न्यू कराची फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के दौरान 4 फायर फाइटर्स भी शहीद हुए। आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात की फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट ताहाल मुकम्मल न हो सकी। नुमाइंदा न्यूज़ कराची के उबैद शाह से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उबैद, बताएगा तहकीकाती टीमें क्यों अब तक किसी भी वाक़े के जिम्मेदारों का तायुन नहीं कर सकी? जी, इस वक्त मैं आरजे मॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ रवा साल की सबसे बड़ी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था और इस वाक़े के नतीजे में 11 अफराद जहाँ बहक हो गए थे। रवा साल की अगर हम बात करें तो 1651 आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए हैं। आतिशज़दगी में के वाक़यात में 34 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं। न्यू कराची फैक्ट्री आतिशज़दगी के वाक़े में आग बुझाने की कोशिश के दौरान 4 फायर फाइटर्स भी शहीद हुए थे। आग से झुलस लगने के वाक़े के बाद झुलसने वालों की तादाद जो है वो 93 हो चुकी है। जनवरी में 5 अफराद आतिशज़दगी के वाक़े में जाँ बहक हुए, फरवरी में 2, अप्रैल में 6, मई में 1, जून में 1, मार्च और जुलाई में खुशकिस्मती से आतिशज़दगी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। अगस्त में 4, सितंबर में 3, अक्टूबर में 1 और नवंबर में 11 अफराद आतिशज़दगी के वाक़यात में जाँ बहक हो चुके हैं। खुदसोज़ी की कोशिश के दौरान एक शख्स हलाक हुआ है, जबकि खुदसोज़ी की कोशिश के दौरान 14 अफराद ज़ख्मी हुए थे। आतिशज़दगी के वाक़यात जितने वाक़यात रोनुमा हुए, इंडस्ट्रियल एरिया में लगने वाली फैक्ट्री हो, घरों में आतिशज़दगी के वाक़यात हों या मॉल में, उनके लिए जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, उनकी तहकीकात में कोई पेशरफ सामने ताहाल नहीं आ सकी है। रवां साल की सबसे बड़ी आतिशज़दगी आरजे मॉल में हुई थी, जहाँ 11 अफराद जहाँ बहक हुए, लेकिन यहाँ पे भी जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी है वो अभी तक किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है। पुलिस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि उन्हें तफ्तीश में मज़ीद कुछ वक्त लगेगा करने के लिए। और अब जुर्म दास्तान। मुआशरे में बढ़ती बेराह रवी से बच्चे गैर महफूज हो गए हैं। पंजाब में बच्चों से जिनसी दरिंदगी के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। रवा साल पंजाब में बच्चों से ज्यादती के 3088 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों से मुतालिक बढ़ते जराइम में फैसलाबाद पहले नंबर पर है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 11 माह के दौरान 915 बच्चों को रेस्क्यू किया। इस हवाले से तफसीलात फैसलाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ जवेरिया नजीर हमारे साथ है। जी जवेरिया, बताइएगा कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और फैसलाबाद पहले नंबर पर है? बाद में जराइम की बढ़ती हुई सूरत हाल तो एक तरफ रही, लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पंजाब भर में फैसलाबाद जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। संतों का शहर है, मजदूरों का शहर है, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बढ़ने से ना सिर्फ वालिदैन जो है वो भी परेशान है, उसके साथ साथ मुआशरे के अफराद जो हैं वो भी परेशान देखे जाते हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल केसेस में खातर ख्वाह इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल अगर पंजाब लेवल की बात की जाए तो पंजाब लेवल पर जो है वो 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 69% जो है वो लड़के मुतासर थे, जबकि उसके साथ साथ 31% जो है वो लड़कियां बताई जाती थी। इस साल जो है वो 10 माह के दौरान 455 ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आए चाइल्ड अब्यूज़ के, जिनमें से बच्चियों के साथ ज्यादती के भी मामला सामने आए हैं। अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बात की जाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो है वो 916 बच्चों को इस वक्त रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 36 FIR जो है वो दर्ज की गई। इसके साथ साथ पुलिस का ये कहना है कि 10 ऐसे मुल्जिमान जो बच्चियों और बच्चों के साथ ज्यादती में मुलव्वस है, और ना सिर्फ ज्यादती में मुलव्वस है बल्कि उसके बाद जो है वो बच्चों को गला दबाकर कत्ल भी कर दिया जाता था, वो पुलिस मुकाबलों में जो है वो मारे जा चुके हैं। फैसलाबाद में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर जो है वो वालिदैन खासे परेशान है और यही मुतालबा कर रहे हैं कि समाजी तंजीमें और बच्चों के हकूक में काम करने वाली, उसके साथ साथ पुलिस जो है वो अपना रोल प्ले करे ताकि चाइल्ड अब्यूज़ के बढ़ते हुए केसेस को रोका जा सके। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के तहत फ़लस्तीन मार्च किया गया और इसके अलावा रैली में कराची में मुकीम फ़लस्तीनी ख़ानदानों की भरपूर शिरकत। सिविल सोसाइटी सियासी रहनुमाओं ने भी रैली में शिरकत की। रैली का आगाज़ तारिक रोड चौरंगी से हुआ और जो कि इख्तिताम पसीर हुआ। इस हवाले से बात कर लेते कामरान सुहेल हमारे साथ है। जी कामरान सुहेल, रैली का अहवाल बताइएगा फ़लस्तीन के हक में जो निकाली गई।
देखिए, यकजहती फ़लस्तीन कमेटी की ज़ेर एहतमाम आज कराची में जो है वो बहुत बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद के अंदर शिरकत की। सिविल सोसाइटी के लोग भी जो है वो इस रैली में बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे। जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान, जबकि MQM की तरफ से जो है वो नसरीन जलील जो है वो इस रैली के अंदर शिरकत की उन्होंने। इसके अलावा जो है वो सिविल सोसाइटी के जो लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो कि यहाँ पर आई थी। तारिक रोड से ये रैली निकाली गई जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नुमाई चौरंगी पर अख्तिताम पजीर हुई। यहाँ पर हमारी लोगों से बात हुई है। रहनुमाओं का ये कहना था कि फ़लस्तीन पर इसराइल जिस तरीके से जारियत कर रहा है वो किसी भी सूरत जो है वो इंसानी हकूक़ के बिल्कुल मुनाफी है और इसराइल को जो है फौरी तौर पर अपने इक़दाम बंद किए जाए। साथ साथ जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक पर भी जोर दिया गया इस रैली के शुरा ने कि वो भी जो है वो इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीनियों का साथ दें। जिस तरीके से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर वहाँ पर बमबारी की गई थी, वहाँ पर लोगों को शहीद किया गया था, बच्चों को शहीद किया गया था, उसके लिए जो है वो यहाँ पर आज उनके साथ ज़बरदस्त इज़हार यकजहती किया गया। और इस यकजहती के इसमें छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे, ख़वातीन यहाँ मौजूद थे, सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ मौजूद थे। जी अच्छा, कामरान सोहेल बताएगा कि आपने बताया कि सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे, बच्चे बड़े सब मौजूद थे, तो क्या सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर कोई इंतजाम किए गए हैं? और बच्चे बड़े बुजुर्ग क्या सभी वहाँ पर मौजूद थे? और कौन कौन से इदारे वहाँ पर मौजूद थे जिस डिपार्टमेंट से लोग आए हुए थे? और देखें, ये जो जिन लोगों ने ये इस फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया गया था, रैली का इनेकाद किया था, वो साबिक ब्यूरोक्रेट है। उन्होंने अपने जो ताल्लुकात वाले लोग हैं उनको इस रैली के अंदर बुलाया था। ख़ास तौर पे सियासी जमातों को भी जो है वो इसमें शिरकत की दावत दी थी, जिस पर काफ़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने जो है वो शिरकत की है। काबिल ज़िक्र हाफिज़ नईमुर रहमान और नसरीन जलील जो कि यहाँ पर आए थे, उन्होंने शिरकत की थी। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए थे। जिस जगह पर रैली का अख्तिताम किया गया था यहाँ रेंजर्स और पुलिस को डिप्लॉय किया गया था, जबकि रैली के साथ साथ जो है वो पुलिस एहलकार भी जो है वो उनके साथ मौजूद थे। जब ये रैली शुरू हुई थी वहाँ पे भी जो है वो पुलिस एहलकार बड़ी तादाद के अंदर इस रैली को सिक्योरिटी दे रहे थे। बच्चों और बूढ़ों की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो है इस रैली के अंदर बच्चे भी शरीक थे। सिविल सोसाइटी के जो लोग यहाँ पे शिरकत करने के लिए आए थे वो अपने साथ अपनी फैमिलीज़ को भी लाए थे और इस रैली के अंदर ख़वातीन भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी। रैली चूँकि अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है, लोग अब यहाँ से पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं। जी ठीक है कामरान सोहेल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लेकिन यहाँ पर ये बताइएगा जाते जाते कि वहाँ पर क्या सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम थे? और क्योंकि हम फ़लस्तीन के हक में खड़े हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर नारेबाजी भी की गई होगी, क्या बैनर्स भी उठाए हुए थे और नारे भी लगाए जा रहे थे इस रैली में? देखिए, यकीनन जो है वो रैली के अंदर जो है वो इस तरह की सूरत हाल होती है जब किसी खास मकसद के लिए, खास कॉज के लिए रैली निकाली जाती है। बिलखुसूस इस वक्त हॉट इशू जो है वो फ़लस्तीन का चल रहा है। फ़लस्तीन के हवाले से रैली निकाली गई है तो फ़लस्तीनी झंडे जो है वो लोगों के हाथों में थे, जो बैनर्स थे उसके अंदर नारे भी जचते, इसराइली जारियत के खिलाफ जो है वो नारे भी जचते और जो बैनर्स और प्ले कार्ड उन्होंने उठा रखे थे उसमें भी नारे जचते और ये नारे लगा भी रहे थे। जी ठीक है, नारे भी वहाँ पर लगा रहे थे, प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए हैं। ये मनाजिर है जो कि देखे भी जा सकते हैं फुटेज के। कामरान सोहेल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें रैली के अहवाल के हवाले से अपडेट किया। पाकिस्तान नामा में शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। शहर शहर गांव गांव में शामिल करें ननकाना साहिब। मुबैना पुलिस तशद्दुद से हवालात में बंद मुलजिम इंतकाल कर गया। मुलजिम जमील को 12 रोज से कबल पत्तोकी से गिरफ्तार किया था। गुज़श्ता रोज अदालत ने मुलजिम जमील को रिहा करने का हुक्म दिया था। SHO थाना सदर ने अदालती हुक्म के बावजूद मुलजिम को रिहा न किया और पुलिस लाश छोड़कर थाने से फरार हो गई। वफात पाने वाले जमील की चंद माह कबल शादी हुई थी। ननकाना साहिब मुबैना पुलिस तशद्दुद से हवालात में बंद मुलजिम इंतकाल कर गया। मुलजिम जमील को 12 रोज कबल पत्तोकी से गिरफ्तार किया गया था और गुज़श्ता रोज अदालत ने मुलजिम जमील को रिहा करने का हुक्म भी जारी किया था। SHO थाना सदर ने अदालती हुक्म के बावजूद मुलजिम को रिहा न किया और पुलिस लाश को छोड़कर थाने से फरार हो गई। सफदराबाद में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरी सरापा एहतजाज है। शहरियों ने मेन रोड को बंद करके शदीद एहतजाज किया है। तफसीलात क्या है मोहम्मद रफीक से जानते हैं जो कि इस वक्त शहरियों के साथ ही मौजूद है। जी रफीक, शहरी क्या कहते हैं लोड शेडिंग के हवाले से?
बिल्कुल सफदराबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताई हुई अवाम जो है मेन रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज कर रही है। तो मेरे साथ इस वक्त मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद हैं, तो उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज सफदराबाद की सारी गयूर अवाम तमाम तंजीमें आज यहाँ पे इकट्ठी हैं और ये जो लोड शेडिंग का अज़ाब सफदराबाद की अवाम पर पिछले 6 महीनों से मुसल्लत है, इसका आज एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज हम वापडा ऑफिस पहुँचे हैं, हमारे साथ कोई SDO एक्शन साहब किसी ने रब्ता नहीं किया, ऊपर से इनके मुलाजमीन हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि ये जो लोड शेडिंग का अज़ाब इन लोगों ने, इन माफिया ने, इन चोरों ने जो हम पर मुसल्लत किया हुआ है, अपने लाइन लासीज और चोरी जो बिजली करवाते हैं, उसकी शक्ल में ये पूरे शहर को इस अज़ाब में मुब्तला किया हुआ है। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस करप्ट माफिया जितने भी यहाँ पे नासिर हैं, इसको फौरी तौर पर यहाँ पे इनको मुअत्तल किया जाए और ये सफदराबाद में जो लोड शेडिंग का अज़ाब है इसको ख़त्म किया जाए। अगर इन्होंने ये लोड शेडिंग ख़त्म ना की तो हम पूरा शहर सफदराबाद लॉकडाउन कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को फिलफौर खत्म किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा जो है इसको वसी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मोरो में गैस प्रेशर कम होने के बाद शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर है। ईंधन के लिए लकड़ियां फरोख्त करने वालों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। मज़ीद तफसीलात मोरो में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन चौहान से जानते हैं। जी मोहम्मद अमीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। सर्दियों की मौसम शुरू होते ही मोरो शहर में गैस की तवील लोड शेडिंग होने की वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को जो है इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वो बिना नाश्ते किए हुए स्कूल जाते हैं। अगर बात की जाए लकड़ियों की, तो लकड़ी की मांग में जो है इजाफा होने की वजह से लकड़ी फरोशों की जानिब से उनके रेट जो है बढ़ा दिए गए हैं। पिछले साल 400-500 रुपये बिकने वाली जो लकड़ी थी वो इस साल जो है 1000 से 1200 रुपये मन फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और शहरियों की मुश्किलात दूर की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड सेफ्टी टीमों का खड़ियां खास में वाकई आपको बताते चले कि कैचअप एंड साइज यूनिट पर छापा मारा, प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। 1800 किलो सॉसेस और 600 किलो मायनेस, 3 पैन और मशीन जब्त कर ली गई हैं, जबकि 133 किलो गैर मयारी कैचअप और भारी मिकदार में ममनुआ अज्जा भी तल्फ कर दिए गए हैं। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। पाबंदी के बावजूद कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नालियों के पानी से सब्जियों और दीगर फसलों की काश्त का सिलसिला जारी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि गंदे पानी से उगने वाली सब्जियां सेहत के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि इस पानी में दीगर मुज़र सेहत मवाद के अलावा अस्पतालों का मवाद भी शामिल होता है। तफसीलात हमाद अली से जानते हैं। जी हमाद अली, क्या कहते हैं माहिर सेहत इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के नवाही इलाके कश्मीराबाद में। यहाँ पर जो है हुकूमत बलूचिस्तान और हाई कोर्ट बलूचिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पे जो है जो मुज़र सेहत सब्जियाँ हैं उसकी काश्तकारी पर भी और इसके ऊपर जो है पाबंदी आयद की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो है नालियों का पानी जो है दिया जाता है। कोयटा के नवाही इलाकों में जो है सब्जियों की काश्तकारी होती है। जो नालियों का अंदर जो फुजला वगैरह होता है, जो अस्पतालों का जो फुजला होता है वो भी नालियों में होता है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं हुकूमत बलूचिस्तान और हाई कोर्ट की जानिब से, यहाँ पर फिर भी काश्तकारी की जाती है। बात की जाए हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की, जो वो इसके ऊपर ज़िले इंतज़ामिया एक्शन तो लेती है, लेकिन इसके बावजूद जो है कोयटा के नवाही इलाकों में जो है इस तरह के मुज़र सेहत सब्जियों की काश्तकारी होती है। नालियों का पानी उनको दिया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि वो जो है इसके ऊपर नजर सानी करे और जो लोगों को मसले मसाइल हैं, जो लोगों को दिया जाता है ये सब्जियाँ, नालियों का पानी दिया जाता है, नालियों का पानी बंद किया जाए और इनको साफ पानी जो है फराहम किया जाए, जिसकी वजह से जो है ये लोगों को जो है साफ सब्जियां, साफ पानी वाली सब्जियां जो है फराहम कर सके। जी ठीक है हमाद अली, बहुत शुक्रिया। सीओ कैंटोनमेंट बनू बिलाल पाशा की अचानक मौत से अहले खाना गम से निढाल है। बिलाल पाशा के भाई ने हुकूमत से मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। उनके भाई कहते हैं कि बिलाल पाशा मजबूत असाब के मालिक थे, वो खुदकुशी नहीं कर सकते, उनका कत्ल किया गया है। मज़ीद तफसीलात बिलाल पाशा की रिहाइशगाह पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक अरसलान अवान, उनसे जानते हैं। जी मलिक अरसलान अवान, क्या कहते हैं बिलाल पाशा के भाई?
जी बिल्कुल, CEO कंटोनमेंट बोर्ड बन्नो बिलाल पाशा की नमाज जनाजा तो अदा कर दी गई थी, लेकिन अब्दुल कीम की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कबीरवाला के नवाई इलाका अब्दुल कीम बिलाल पाशा की रहायशगाह पर। मेरे साथ इस वक्त उसके भाई मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि उनकी वफ़ात डेथ जो हुई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, मुख्तलिफ क़यास आई हैं, लेकिन उनका क्या कहना है उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा कि बिलाल तो बड़े मजबूत असाब के मालिक थे। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी मैंने देखे हैं कुछ क्लिप जिनमें ये आ रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है या उनको गोली मारी गई है या उन्होंने खुद को गोली मारी है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुदकुशी की हो या खुद को गोली मारी हो। ठीक है, क्योंकि वो एक खुश खुरम था, उसे क्या ज़रूरत है खुदकुशी करने की। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि मेरा भाई जो है वो खुश खुरम इंसान था, मजबूत असाब का मालिक था और हमें नहीं यकीन आता कि वो खुदकुशी करेगा, खुद को गोली मारेगा। हमारे भाई की डेथ किस तरह हुई है इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान जो है मुकम्मल तहकीकात करें और हक़ाइक़ सामने लाएँ कि हमारे भाई की डेथ की वजह क्या है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। मौसम सरमा मनचाहे पहनावों का मौसम, आजकल शादियों का सीजन शुरू हो गया है। इस वक्त फैशन में कौन से रंग और डिजाइन मकबूल है, ये हम जानते हैं समिया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है, जिसमें तमाम खवातीन की ख्वाहिश होती है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नजर आए, खास करके दुल्हन की बहनें और सहेलियां। पाकिस्तान में मौसम सरमा शुरू होते ही शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। शादी में दुल्हन की बहनें, अम्मी, सहेलियां सबसे ज्यादा हसीन लगने की रेस में लग जाती हैं। बेपनाह है हमारे यहाँ और इस वक्त नहीं है। आप रेड, ऑरेंज, इस वक्त ब्लैक भी आउट है। इस वक्त पेस्टल कलर वाइट और वाइट की फैमिली में जितना चल रहा है वो ही उन्हीं चीज़ों का इंतखाब करें। ड्रेस डिजाइनर का कहना था कि सर्दियों में कोशिश करें कि लीलन, कैम्ब्रिक, करंडी या कॉटन सिल्क जैसे मटेरियल का इंतखाब करें और उन पर मोतियों या धागे का काम खूब निखार लाएगा, जबकि सादगी पसंद लोग सादा जोड़े पर रंगों के कोलाज पे शीशे के काम वाला दुपट्टा लें, जो कि आजकल फैशन में भी है। कितना खूबसूरत ये ड्रेस है, इसमें बेहतरीन कलर आए हुए हैं, बेहतरीन कट्स हैं। प्लेन सूट के साथ पहने आप, जरूरी नहीं आप अमीर नजर आए, आप खूबसूरत नजर आए। शॉपिंग पर अच्छे रंगों के बावजूद अपने पसंदीदा रंग के लिए परेशान होने से बेहतर है कि अपनी शख्सियत के मुताबिक रंगों और डिजाइन का इंतखाब किया जाए। रंगों का इंतखाब ऐसा करें जो कि सदाबहार कलर हो, डिजाइन ऐसे देख कर लें जो कि ज्यादा प्रोलॉन्ग चले, क्योंकि दिलकश और हसीन लगना जो है वो सबका हक होता है। और कपड़े सेलेक्ट करते वक्त ये जरूर देखें कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा रंग, कौन सा डिजाइन अच्छा लगेगा। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। गूगल गैरफाल और लॉगिन न होने वाले जीमेल अकाउंट्स 1 दिसंबर को डिलीट करने का फैसला कर लिया गया है। 30 नवंबर तक गैरफाल गूगल या जीमेल अकाउंट पर लॉगिन न होने वाले अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। फिर अकाउंट्स तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। जीमेल, डॉक्स, ड्राइव और मेट कैलेंडर, यूट्यूब, इसके अलावा फोटोज के लिए गैरफाल गूगल अकाउंट्स पर इस पॉलिसी का इतलाक होगा। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।